हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और हमारे साथ पढ़ रहे होंगे। तो एक हमारा साइंस का प्यारा सा चैप्टर है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और आइए हम इसे सॉल्व करते हैं, यानी इस पेपर को कवर करते हैं। तो पोषक तत्वों का ग्रहण करना पोषण कहलाता है। जैसे पोषक तत्व, जैसे हम खाना खाते हैं, हम खाने में क्या खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि अनेक चीज़ खाते हैं, फल वगैरह खाते हैं, सेब। तो वो हमारे पोषक तत्व होते हैं और उनका ग्रहण यानी जब हम उन्हें खाते हैं तो वो उनसे हमें ऊर्जा मिलती है, तो जो वो होते हैं वो पोषण कहलाते हैं। तो हमारा पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण वे होते हैं जो खुद पर निर्भर होते हैं, जैसे स्वपोषी। तो खुद पर निर्भर कौन होता है, जैसे पौधा होता है। जो पौधा होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और जल से अपना भोजन बना लेता है। और जो परपोषण होते हैं यानी दूसरा, इसे हम विषमपोषी भी कहते हैं। तो ये दूसरों पर निर्भर होते हैं यानी पादपों पर। जैसे कोई हिरण है, जैसे वो हिरण है तो वो अपना पेट कैसे भरता है, किसी पौधे की पत्ती को खाकर ही भरता है। और इंसान है तो इंसान कैसे, किसी पौधे की, जैसे सब्जी हुई तो भिंडी हुई, मान लो भिंडी का उदाहरण लेते हैं तो भिंडी हमें पेड़ से ही मिलती है, पादप से ही मिलती है। तो भिंडी नहीं तो हम मान लो जैसे सीताफल का उदाहरण लेते हैं तो सीताफल भी हमें पौधे से ही मिलता है। तो जो हम परपोषण होते हैं, जैसे जो विषमपोषी जीव होते हैं वो पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे या फिर इंसान हो गया या फिर कोई भी हो गया, जैसे जिनमें जान होती है, जो चल फिरते हैं ना, और जो सजीव होते हैं उनमें जो वो होते हैं वो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। तो परपोषण, तो ये परपोषण भी तीन प्रकार का होता है। तो हमारा पहला होता है मृतोपजीवी। तो मैं आपको बता दूं, मृतोपजीवी परपोषण वो होते हैं, जैसे इसका एक उदाहरण है कवक। तो जो कवक होते हैं ये मृतोपजीवी यानी जो मर जाते हैं, तो ये उनको खाकर अपना पेट भर लेते हैं, उनको अपघटित कर देते हैं, तो इसे मृतोपजीवी कवक कहते हैं। तो ये जो इसका उदाहरण होता है वो कवक होता है। तो परिजीवी, तो जो परिजीवी होते हैं जैसे अमरबेल, जोक। तो लोगों को जब जोक धरते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमारा सारा खून पी जाएगी, लेकिन जब जोक होती है तो ये खून नहीं पीती है, बस अपना पेट भरने के लिए ही लोगों का खून चूसती है, उसके बाद ये अपने आप छोड़ देती है। और इसका तीसरा है प्राणिसम, और प्राणिसम को हम पूर्ण जांतविक भी कहते हैं, आप इसे याद रखिएगा। इसके दो उदाहरण है, मनुष्य और अमीबा। तो देखो जैसे मनुष्य है तो मनुष्य भी पेड़ पौधे पे निर्भर है, मैंने आपको ऊपर भी बताया, और अमीबा भी है तो वो भी दूसरों पर ही निर्भर है। तो मैं आपको अमीबा के बारे में भी आगे अच्छे से बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप में अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे जैव प्रक्रम, हमारे जो शरीर है, हमारा जो मानव शरीर है, इसमें तो जो हमारा मानव शरीर होता है तो उसके अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। जैसे मानव शरीर के अंदर हृदय पाया जाता है, लीवर यानी लीवर पाया जाता है, हमारा अमाशय पाया जाता है, और जो हमारा पाचन तंत्र सिस्टम होता है वो पाया जाता है, और श्वसन, फेफड़े वगैरह पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत चीज़ पाई जाती है। तो जब ये एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इसे ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो पौधों में जल के अपघटन से O2 बाहर निकलती है, यानी जब पौधे होते हैं, जब वो अपनी अभिक्रिया करते हैं, यानी जब वो अपना खाना बनाते हैं, तो वो पानी में हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस होती है। तो H2O, जब वो जल को तोड़ते हैं तो वो H2 और O2 में टूट जाती है। तो जो हमें पौधा ऑक्सीजन देता है तो वो हमें O2 ही बाहर, मतलब वो जो O2 होता है उसे बाहर कर देता है, तो हम O2 को ले लेते हैं। तो यानी जो पौधा होता है वो हमें O2 बाहर देता है, O2 गैस बाहर निकालता है। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया ये एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, जब ये इसकी रिएक्शन होती है तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल बनता है। तो जो मैंने ये इधर 6, 12 लगा रखे हैं, तो ये
समीकरण को संतुलित करने के लिए लगा रखा है और मैंने समीकरण संतुलित करना चैप्टर 1 में आपको अच्छे से समझा रखा है। तो अगर आपने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़ लीजिएगा। तो देखो यहाँ पर है C6 जो 6 है CO2 यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, 12 जल के अणु और ग्लूकोज के तो है ही वो अकेला ही है और 6 ऑक्सीजन के अणु प्लस 6 जल के अणु। तो जब ये इनकी रिएक्शन होती है तो ये समीकरण संतुलित हो जाता है। तो आगे है प्रकाश संश्लेषण की मुख्य लाइन। आप इसे याद रखिएगा, ये पेपर में जब भी प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछे तो आपको ये लाइन जरूर लिखनी है। तो ये लाइन है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। ये इसकी महत्वपूर्ण लाइन है। तो प्रकाश संश्लेषण 2 प्रकार की होती है, पहला प्रकाशीय अभिक्रिया, दूसरा अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना में होती है और अप्रकाशीय अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। तो जो ग्रेना होता है वो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है और स्ट्रोमा भी उन्हीं पत्तियों में ही पाया जाता है। तो जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन और जिसमें शरीर के अनेक अंग भाग लेते हैं पाचन कहलाता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम जब खाना यानी अपने रोटी का एक टुकड़ा जब मुंह में खाते हैं तो उसे चबाते हैं, तो उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, फिर वो पेट में जाता है। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो हमारा पाचन तंत्र होता है, वह उसे भोजन को और छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है, जिसके कारण हमारा पाचन अच्छे से होता है। तो इसमें जो हमारा पाचन होता है तो हमारे शरीर के विभिन्न भाग उसमें भाग लेते हैं। तो आइए हम मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो मानव पाचन तंत्र के 6 भाग होते हैं, पहला मुख, दूसरा ग्रसनी, तीसरा अमाशय, चौथा छोटी आंत, पांचवा बड़ी आंत और छठा गुदाद्वार। तो जो छोटी आंत होती है उसे हम क्षुद्रांत्र कहते हैं और बड़ी आंत को बृहदांत्र कहते हैं। तो मुख के 3 भाग होते हैं। तो हमारा पाचन तंत्र का पहला भाग है, इसे हम एक डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो मुख के 3 भाग होते हैं, पहला दांत, जीभ और लार। तो देखो दांत के भी 4 भाग होते हैं, पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा चवर्णक और चौथा अग्रचवर्णक। तो जो कृंतक आगे के दांत होते हैं और रदनक भी आगे के ही होते हैं और चवर्णक भी जो साइड के दांत होते हैं और अग्रचवर्णक भी साइड के दांत ही होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, दांत के 4 प्रकार होते हैं और मुंह के 3 भाग होते हैं। तो हमने दांत के बारे में पढ़ लिया है और आगे हम जीभ के बारे में पढ़ेंगे। तो एक दांत का सूत्र है जिसे हम दंत सूत्र कहते हैं। तो ऊपरी जबड़े में उपस्थित आधे दांत की संख्या बटा निचले जबड़े में उपस्थित आधे दांत की संख्या को भाग देने के बाद 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा दंत सूत्र निकल आता है। तो ये इसका सूत्र है, आप इसे याद रखिएगा। तो आगे हम जीभ के बारे में पढ़ेंगे। मुख का दूसरा पार्ट जीभ है। तो जीभ के जो उपयोग होते हैं वो हमें स्वाद के अंकुर प्राप्त करने में और भोजन को निगलने में सहायता करती है जीभ हमारी। और इसका तीसरा है लार ग्रंथि। तो लार जो ग्रंथि होती है वो लार बनाती है। इसमें टॉयलिन एंजाइम पाए जाते हैं जो उत्प्रेरक होते हैं। तो जो टॉयलिन एंजाइम होते हैं ना, तो ये हमारे खाने को लार यानी मुंह से ही पचाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने कभी देखा सोचा होगा कि जब आप खाना खाते हैं तो जब आप खाने को चबाते हैं तो खाना गीला हो जाता है। तो जो खाना होता है वो हमारे लार के साथ जुड़ जाता है, यानी लार उसे घेर लेती है और वह टॉयलिन एंजाइम जो पाए जाते हैं वो उसके साथ हमारा खाना अभिक्रिया करने लगता है, जिसके कारण वो गलना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे मुख का दूसरा भाग है, जो मुख का नहीं, हमारे जो मानव पाचन तंत्र है उसका दूसरा भाग है ग्रसनी। तो यह भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाती है, केवल इसका यही कार्य है, इसके अलावा इसका कोई कार्य नहीं है। और तीसरा पार्ट है अमाशय। तो अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है और जठर ग्रंथि में जठर रस पाया जाता है। और ये टेबल है ना, टेबल जैसे मैंने आप टेबल बनाई है वैसे ही टेबल आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा।
तो जो जठर रस होता है उससे 3 रस का स्राव होता है। तो पहला पेप्सिन, ये एक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। और दूसरा HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप इसे याद रखिएगा, ये पेपर में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, MCQ में पूछ लिया जाता है। तो भोजन को अम्लीय प्रकृति देता है जो हमारा HCl अम्ल है। तो आगे है हमारा श्लेष्मा। तो श्लेष्मा ये भी जठर रस से ही निकलता है। ये अमाशय को HCl से बचाता है। तो जो हमारे पेट में एसिड पाया जाता है, और एसिड यानी अम्ल, ये बहुत खतरनाक होता है। तो जो श्लेष्मा होती है यह अमाशय को HCl से बचाती है। तो जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को एंजाइम कहते हैं। एंजाइम होते हैं ना, तो मैं आपको एंजाइम की एक सरल भाषा बताता हूँ, सरल परिभाषा। तो एंजाइम वो होते हैं, जैसे अगर कोई कार्य चल रहा हो और वो आके उस कार्य को और बढ़ा दे और तेजी से कर दे, तो वो एंजाइम कहलाता है। उसे एंजाइम कहते हैं जिसने उस कार्य को और ज्यादा तेजी से बढ़ाया। तो छोटी आंत, ये हमारा जो पाचन तंत्र का चौथा पार्ट है। तो इसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडिनम, जीजुनम, इलियम। तो ड्यूडिनम के 2 भाग होते हैं, पहला यकृत, दूसरा अग्नाशय। तो हम यकृत के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। ये पेपर में MCQ में पूछा जाता है, आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पित्र रस का स्राव होता है और पित्र रस में पित्र लवण होते हैं। यह वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। यह क्रिया इमल्सीकरण क्रिया कहलाती है। यह छोटी गोलिका इमल्सीकृत कहलाती है। तो जो हमारा खाना पचता है ना, जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा खाना पचता है, भोजन पचता है, वो हमारी छोटी आंत में ही पचता है। क्योंकि जब वो हमारा भोजन छोटी आंत में जाता है तो उसमें पित्र रस, तो जो ये होता है, तो ये जो गोलिकाएं होती है, इन खाने को एक बहुत मजबूती से जकड़ लेता है, जिसके कारण ये छोटी छोटी गोलिकाएं गलने लगती है, उसमें पिघलने लगती है, जिसके कारण ये बहुत छोटी छोटे अणुओं में टूट जाती है, जिसके कारण हमारा भोजन जो होता है वो पच जाता है और हमें ऊर्जा मिलती है। और जो छोटी गोलिकाएं होती हैं तो इसे इमल्सीकृत कहते हैं। और ये अभिक्रिया जो होती है इसे हम इमल्सीकरण नाम से जानते हैं। तो पित्त रस पित्ताशय में इकट्ठा होता है, ये भी हमारे जो है ना वो छोटी आंत उसी में पाया जाता है। तो इसका है अग्नाशय, यह मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। तो मैं आपको बता दूं, ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में कुछ बता दूं, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से केवल और केवल हार्मोन का स्राव होता है, और बाह्यस्रावी ग्रंथि से केवल और केवल एंजाइम का स्राव होता है, और मिश्रित ग्रंथि से दोनों का स्राव होता है, यानी हार्मोन का भी स्राव होता है और एंजाइम का भी स्राव होता है। मैंने आगे लिख भी रखा है। तो यहाँ आगे है, अंतःस्रावी ग्रंथि में जिसका स्राव होता है उसे हार्मोन कहते हैं, और बाह्यस्रावी ग्रंथि में जिसका स्राव होता है उसे एंजाइम कहते हैं, और मिश्रित ग्रंथि में दोनों का स्राव होता है, यानी हार्मोन का भी और एंजाइम का भी। तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो अग्नाशय के अंतःस्रावी ग्रंथि से स्राव होता है। तो आइए हम इस हार्मोन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो जो इंसुलिन हार्मोन था, मैंने आपको पहले बताया था, तो जो इंसुलिन हार्मोन था ना, तो जो वो अगर कम स्राव होता है तो उसके कम स्राव होने से शुगर जैसी बीमारी फैलती है, और शुगर को हम हिंदी में मधुमेह बीमारी कहते हैं। तो हमारा आगे है एंजाइम। एंजाइम तीन प्रकार का होता है हमारे शरीर में। तो पहला एमाइलेज, दूसरा लाइपेज, तीसरा द्विपसन। तो एमाइलेज का कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, और लाइपेज का कार्य होता है वसा का पाचन करना, और द्विपसन का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। तो एक हमारा जो एंजाइम था पेप्सिन, और पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है और द्विपसिन भी प्रोटीन का ही पाचन करता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तो डीडुनम
जो होता है, तो इससे कुछ भोजन जीजुनम में जाता है और वहां से कुछ भोजन इलियम में पचता है, उसके बाद जो फिर बड़ी आंत में चला जाता है। तो हमारी ये जो पाचन तंत्र है उसकी पांचवा प्रकार है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। तो जो जल होता है ना, तो भोजन तो ज्यादा छोटी आंत में ही पच जाता है और जल बच जाता, तो जल आके बड़ी आंत में हमारे टूट जाता है। तो बड़ी आंत का यही कार्य होता है, जल का अवशोषण करना। तो हमारा छठा है गुदाद्वार यानी मलाशय। तो इसमें जो बेकार पदार्थ होते हैं वो सब शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमारा जो मानव में पाचन तंत्र था ये हमारा खत्म होता है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं अमीबा में पाचन तंत्र। तो जैसे मानव किसी खाने को पचाता है, वैसे अमीबा भी उसी खानों को पचाता है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में प्राणी संपोषण पाया जाता है। तो अमीबा एक कोशिकीय, अमीबा एक अपने में ही एक जीव है। तो प्राणी संपोषण द्वारा अमीबा पाचन करता है। तो प्राणी संपोषण में पाए जाने वाले पदार्थ अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, विक्षेपण। तो हमारा पहला है अंतर्ग्रहण। तो जो अमीबा होता है वो भोजन को ग्रहण करता है, किसमें? अंतर्ग्रहण में। तो अमीबा अपने भोजन को कूटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये पेपर में पूछ लिया जाता है। तो लेकिन अमीबा अपने भोजन को ग्रहण कब करता है? वो अंतर्ग्रहण में ही ग्रहण करता है और उसका है पाचन। तो जब वो भोजन को पचाता है, तो जब वो पचाता है तो उसके अंदर ना अनेक प्रकार की खाद्य रिक्तिका और अनेक प्रकार के एंजाइम की सहायता से वो पचाता है। उसके शरीर में अनेक प्रकार की खाद्य रिक्तिकाएं बन जाती है। तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह यानी शुगर होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। जो काम को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं उन्हें एंजाइम कहते हैं। तो मैं आपको अमीबा का जो पाचन का टॉपिक चल रहा था, तो मैं उसके में बता दूं, वो खाद्य रिक्तिका, अनेक प्रकार की खाद्य रिक्तिका बनती है जिसके कारण वो भोजन को पचाने में मदद करती है अमीबा के शरीर में। तो अवशोषण, खाद्य रिक्तिका का धीरे धीरे टूटना या खत्म होना और खाद्य रिक्तिका का अमीबा में फैलना अवशोषण कहलाता है। तो जो अमीबा जो होती है तो उसमें अवशोषण कैसे होता है? तो जो खाद्य रिक्तिका होती है जिसके कारण से खाना पचता है, तो वो जब धीरे धीरे उसका अवशोषण होता है यानी वो धीरे धीरे टूटती है, तो जो उसके अंदर की जो ऊर्जा होती है वो अमीबा में धीरे धीरे छोटे छोटे पदार्थ के रूप में फैल जाती है और जिसके कारण अमीबा में एक पावर आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। जैसे अगर हम ही है, मान लो इंसान ही है, अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो काम कैसे करेगा, उसके अंदर ऊर्जा कैसे आएगी? तो वैसे अमीबा भी है, अगर वो खाना नहीं खाएगा यानी जब उसका खाद्य रिक्तिका नहीं टूटेगी तो वो उसे ऊर्जा कैसे मिलेगी, वो खाना कैसे खाएगा? तो उसकी जो खाद्य रिक्तिका होती है वो धीरे धीरे टूटने लगती है और उसे ऊर्जा मिलती है। तो ये अमीबा में अवशोषण होता है। तो हमारा चौथा प्रकार का है अमीबा में स्वांगीकरण। तो अमीबा में स्वांगीकरण, इनमें अमीबा बढ़ता है और 1 से 2 अमीबा बनते हैं। यह द्विखंडन विधि द्वारा होता है, इसे स्वांगीकरण कहते हैं। तो इसमें द्विखंडन विधि, आपने इसे 8वीं कक्षा में जरूर पढ़ा होगा, द्विखंडन विधि, जिसमें अमीबा एक जो होता है वो धीरे धीरे बड़ा होके 1 से 2 अमीबा बन जाता है। तो जो अमीबा होता है वो इतना बड़ा होता है कि उसमें 2 केंद्रक बन जाते हैं, जिसके कारण, लेकिन अमीबा एक कोशीय जीव है तो जिसके कारण वो 2 भागों में टूट जाता है। तो ये अमीबा का स्वांगीकरण होता है, इसमें अमीबा का कुछ भी नहीं होता। तो विक्षेपण, इसमें अमीबा बेकार पदार्थ को बाहर निकाल देता है। तो ये अमीबा कैसे निकालता है? तो अमीबा होता है तो वो अपनी एक जगह से फट जाता है और जब वो फट जाता है तो उसमें बेकार पदार्थ सारे बाहर निकल जाते हैं। तो अमीबा अपनी इस प्रक्रिया द्वारा बेकार पदार्थों को बाहर निकालता है। तो श्वसन का कार्य होता है भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करना। तो हमारा ये पार्ट 1 था, तो मैं आपको कल ले आऊँगा इसका पार्ट 2। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे आपसे।